हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गैस लॉ। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने पढ़ा था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वंडरवाल फोर्सेस, जिनके 4 टाइप थे वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस लॉ। गैस लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं गैस के बारे में कुछ बताऊंगा, तो उनसे भी पहले हमारे पास एक टॉपिक होता भी थर्मल एनर्जी। क्या होता हमारे पास, थर्मल एनर्जी क्या होती है, तभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। थर्मल एनर्जी एक हमने पढ़ा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो पढ़ चुके हैं, 4 टाइप के हैं, और एक होता है थर्मल एनर्जी। तो हमारे पास ये दो, थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। थर्मल एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की मोशन के कारण जो भी एनर्जी होती है उसे हम नाम देते हैं थर्मल एनर्जी। और आपको पता है सबसे ज्यादा जो मोशन होती है वो कौन से पार्टिकल की होती है, गैस के पार्टिकल्स की। इसका मतलब गैसेज के केस में थर्मल एनर्जी को मैं टीई से लिख रहा हूं, थर्मल एनर्जी सबसे क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी भी, हाई। थर्मल एनर्जी को आप एक और नाम भी दे सकते हो, एक और काम एक भी कह सकते हो, थर्मल एनर्जी के कारण पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं। थर्मल एनर्जी के कारण पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। क्योंकि मोशन के कारण जो एनर्जी वो थर्मल एनर्जी। अब सबसे ज्यादा मोशन किसकी होती है, गैस के पार्टिकल की। गैस के पार्टिकल किसका मतलब सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी। तो बाय द थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी से पार्टिकल दूर जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, अब गैस के पार्टिकल की मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है तो थर्मल एनर्जी सबसे हाई। उससे लो किसकी होगी, लिक्विड के पार्टिकल, क्योंकि ये लेस देन का सिंबल। लिक्विड के पार्टिकल की थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और सॉलिड के पार्टिकल की क्या हो जाएगी भी, सॉलिड के पार्टिकल की थर्मल एनर्जी वेरी लो हो जाएगी। लेकिन हम थर्मल एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल तेजी से चलते हैं, इसलिए विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज। थर्मल एनर्जी क्या होती है भी, इंक्रीज होती है। बट ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर थर्मल एनर्जी डिक्रीजेज। इसलिए थर्मल एनर्जी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। और थर्मल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे। तो थर्मल एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके हम थर्मल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। और थर्मल एनर्जी को चेंज करके आप गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस भी बना सकते हो। विच स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट, इट डिपेंड ऑन द थर्मल एनर्जी। कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, थर्मल एनर्जी। जैसे वाटर है, आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तब इसकी थर्मल एनर्जी बहुत लो होती है। थर्मल एनर्जी लो क्यों हुई, क्योंकि हमने टेम्परेचर को लो कर दिया। बताया तो है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज। लेकिन आइस बनाने के लिए आप टेम्परेचर लो करते हो, टेम्परेचर लो करते हो तो क्या हो जाती है, थर्मल एनर्जी लो हो जाती है। जैसे ही आपने वापस टेम्परेचर बढ़ाया, वाटर सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है तो उसकी थर्मल एनर्जी हाई हो जाती है। दूसरा आपने पढ़ा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारे पास। तो सेकंड हमारे पास क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दूसरा हमारे पास है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों, ये क्या करता है, इस फोर्स के द्वारा पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। इट इज द फोर्स बाय विच पार्टिकल आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड विद ईच अदर। इससे पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं, इससे पार्टिकल दूर दूर जाते हैं। और सबसे स्ट्रांगली पार्टिकल किसके अट्रैक्ट होते हैं, सॉलिड के, उससे वीकली लिक्विड के, और सबसे वीकली अट्रैक्टेड किसके होते हैं, गैसेज के। इसलिए बाय द बैलेंस ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स को मैं IF लिख रहा हूं भी, एंड बाय द बैलेंसिंग ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो विच स्टेट एग्जिस्ट, इट डिपेंड ऑन द
थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है भी मैटर की कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए थर्मल एनर्जी सबसे हाई गैसेस की, सबसे लो सॉलिड की, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स उल्टा है, सबसे हाई सॉलिड में हो जाएगा, सबसे लो किस में हो जाएगा, गैसेज में हो जाएगा। ये था भी थर्मल एनर्जी के बारे में और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बारे में। ये फिर से आएगा जब +2 क्लास में आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट चैप्टर, पहला ही चैप्टर, वहां पे फिर से आएगा। अब आपसे कह रहा है विच स्टेट ऑफ द मैटर इज मोस्ट स्टेबल, कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या लिखोगे, सॉलिड स्टेट इज मोस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि वही स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है जिसकी थर्मल एनर्जी लो हो लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होना चाहिए लेकिन थर्मल एनर्जी लो। और ऐसा किस में है, ऐसा केवल और केवल सॉलिड के केस में। इसलिए मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है, सॉलिड। तो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पता चल गया? तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। तो डिफाइन गैस आपको पता होगा, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद। गैस जिसके पार्टिकल्स के बीच में लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, जिसकी थर्मल एनर्जी हाई है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है, जो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, जिनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, शेप फिक्स नहीं होती, साइज फिक्स नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं है, उसे हम क्या नाम देते हैं भाई, गैस बोलते हैं। पढ़ लिया होगा, ये तो नॉर्मल सी बातें, ये तो आप पढ़ सकते हो, जिसका शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं है। पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो उसे हम गैस बोलते हैं। ये तो आप पढ़ चुके होंगे। अब गैस कंप्रेस होती है। कंप्रेस, जैसे कि कंप्रेस का मतलब, मान लेते हैं आपने ये कोई गैस ली इस बीकर में, ये ली, यहां पे एक पिस्टन लगा दिया, ऊपर से इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये पिस्टन यहां से नीचे आ जाएगा, यहां पे आ गया, नीचे आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, कंप्रेसिबल हो गए, वॉल्यूम में चेंज आया। कैसे आया? इन सबको, इन फैक्टर्स को पढ़ने के लिए गैस के कुछ लॉ हैं जिन्हें बोलते हैं लॉज ऑफ गैसेज। तो हम आज वही डिस्कस करेंगे, गैस लॉ। लेकिन गैस लॉ को पढ़ने से पहले दो टर्म और बताऊंगा। आप ये बताओ, किसी भी गैस का वॉल्यूम आप कैसे मेजर करोगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी गैस का आप वॉल्यूम कैसे मेजर करते हो? जैसे कि हमारे पास लिक्विड है, उसका तो इजी है, जिस बीकर में डाल लिया देख लेंगे भी कहां तक फिल है, हाइट और फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन गैस का वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे? गैस मान लेते हैं अभी इस बीकर में डाल रखी है भाई, ठीक है, ये फुल बीकर में डाल रखी है, तो हमें पता गैस पूरे में फैल जाती है, एक्सपैंड होती है, गैस के पार्टिकल एक्सपैंड हो जाते हैं तो पूरे में फैल जाते हैं। फैलते हैं या नहीं फैलते हैं? तो इस बीकर के वॉल्यूम को ही गैस का वॉल्यूम बोलते हैं। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस? तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बीकर, विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बीकर इन विच इट इज प्रेजेंट। मान लेते हैं इस बीकर का वॉल्यूम 100 ml है, तो इस गैस का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 100 ml। मैंने इस गैस को उठा के यहां से इस छोटे बीकर में डाल दिया जिसका वॉल्यूम 25 ml है, तो अब इस गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 ml। बस हमें क्या करना है, इससे इसमें डालने के लिए प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए वॉल्यूम भी वही हो जाएगा। तो जिस बीकर में आपने डाल रखा है उतना ही वॉल्यूम किसका माना जाता है, गैस का वॉल्यूम माना जाता है। ओके, अब आपके पास वॉल्यूम को मेजर ml में कर सकते हो, मिलीलीटर, लीटर में कर सकते हो। ml को हम सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं अभी, लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। ये आप कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास ml होता है, ये हमारे पास क्या होता है, लीटर होता है, तो ये आप कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, प्रेशर। जो प्रेशर होता है उसको किस में मेजर करते हैं, प्रेशर को हम मेजर करते हैं पास्कल में मेजर कर सकते हो, पास्कल, mm में मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, टोर में भी मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक में भी मेजर कर सकते हैं और बार में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। जो हमारा इन्वायरमेंट का प्रेशर है ना, अगर हम लें पास्कल में तो 1.0135 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल होता है अभी, 1.0135 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल, पास्कल में मेजर। mm में मेजर करें तो 760 mm होता है, सेंटीमीटर में मेजर करें तो 76 सेंटीमीटर होता है, टोर में मेजर करें तो 760 टोर होता है, एटमॉस्फेरिक में मेजर करें तो 1 एटमॉस्फेरिक ही बोल देते हैं अभी, नियर अबाउट, और अगर बार में तो एक बार भी बोल देते हैं, एक बार ही बोल देते हैं, नियर अबाउट, और वैसे होता है एक्जैक्टली 0.987 बार भी आप कह सकते हो, ठीक है, नियर अबाउट इक्वल ही होता है अभी। तो ये आपके थे प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग अलग
यूनिट्स, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है वो इतना है, पास्कल में मेजर करोगे इतना, एमएम में मेजर करोगे इतना, सेंटीमीटर में ये, टोर में ये, एटमॉस्फेरिक में ये, बार में ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि बार बार आगे आएंगे, यूनिट चेंज होंगी, नीट में क्वेश्चन आएंगे, यूनिट चेंज करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, ये हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर को मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स कैसे मेजर करते हैं। अब गैस लॉ पढ़ते हैं। अभी सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और सिंपल सा लॉ है, ज्यादा नहीं, आज हम बॉयल्स लॉ को ही पढ़ेंगे, एक ही लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, सुनिए। बॉयल्स लॉ की बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा? बॉयल्स एक साइंटिस्ट है, उसने अपना एक लॉ दिया। उसने कहा हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। टेम्परेचर को क्या कर देते हैं? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट किया किसी भी गैस के लिए तो ये लॉ कहता है प्रेशर जो होता ना, इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फॉर एनी गैस व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो किसी भी गैस के लिए जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मतलब प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिया, यहां पे ये पिस्टन से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसमें एक गैस थी। अभी गैस का वॉल्यूम इतना है, लेकिन मैंने इसके ऊपर फोर्स बढ़ा दिया तो पिस्टन नीचे आ गया, यहां से ये पिस्टन यहां पे आ गया, अब वॉल्यूम इतना रह गया। देखो प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। जब प्रेशर कम था तो वॉल्यूम हाई था, तो इसलिए क्या कर रहा है, प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वॉल्यूम जो गैस है वो कंप्रेस हो जाती है, हाई प्रेशर लगाने पर कंप्रेस होंगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्यों हो जाती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। जब आप कंप्रेस करोगे ना तो ये पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे, इनका जो स्पेस है वो फिल हो जाएगा। इसलिए जो गैसेज होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। तो गैसेज आर कंप्रेसिबल ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। फिर इसने क्या कहा? प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो P विल बी इक्वल टू K इंटू 1/V। ये कांस्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पे ये कांस्टेंट लगा दिया, क्या लगाया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब आपसे पूछता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बहुत रेयर चांसेस है आपको पता होगा, आप पढ़ते ही नहीं हो। हम सिर्फ बॉयल्स लॉ में इतना पढ़ते हैं, प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बस। लेकिन यहां पे पता होना चाहिए जो ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के डिपेंड्स ऑन पहला क्या है? मास ऑफ गैस। जो आपने गैस ली उसका कितना गैस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ गैस, सेकंड इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इट डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज द मास ऑफ द गैस एंड सेकंड वन इज टेम्परेचर। धीरे धीरे देखेंगे सब पता चल गया भाई, मास पे कैसे, गैस टेम्परेचर पे कैसे, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो देखना सभी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, देखना आप वो सब, वो हम देखेंगे। तो K डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। अब क्या हुआ, बॉयल्स ने क्या किया, ये आ गया, इस V को इधर ले आते हैं, तो इसने क्या बना दिया, PV इज इक्वल टू क्या आ गया? K। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो इसने, बॉयल्स ने क्या कहा, प्रेशर और वॉल्यूम की जो मल्टीप्लाई है ना, प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमेशा कांस्टेंट होती है, K का मतलब कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाई ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, मल्टीप्लाई ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम की जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा कैसी रहेगी भी? कांस्टेंट रहेगी, हो जाएगा। तो इसने ये कर दिया। अब इसने फिर क्या किया, इसने कहा लेट, हम मान के चलते हैं, लेट एट इनिशियल कंडीशन के ऊपर, लेट एट इनिशियल कंडीशन प्रेशर ऑफ एनी गैस इज P1 एंड वॉल्यूम इज V1। एट इनिशियल कंडीशन प्रेशर ऑफ द गैस इज P1 एंड वॉल्यूम इज V1। देन इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। बताओ भी क्या बन जाएगा? P की जगह क्या रखोगे? P1, V की जगह क्या रख दोगे? V1,
इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी के, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं अभी? अरे P की जगह P1 रख दो, V की जगह V1, दोनों की मल्टीप्लाई क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्यों रहती भी कांस्टेंट? अरे प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, दोनों की वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा। अरे एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा कम होता जा रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई किसी भी टाइम कर लो तो कांस्टेंट आएगी या नहीं आएगी? अगर इसके बढ़ाने से ये भी बढ़ता ना तब तो इनकी वैल्यू बढ़नी थी, लेकिन इसके बढ़ाने से ये डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई मान लेते इसका स्टार्टिंग में 3 है, इसका 2 है, ठीक है, कितना आ गया? 6 आ गया। अब मैंने ये प्रेशर बढ़ा दिया, 4 कर दिया, तो ये वॉल्यूम कम हो गया, मान लेते हैं वॉल्यूम 1.5 हो गया। अब फिर से मल्टीप्लाई करो दोनों की, 6 पहले भी कितनी थी? 6। इसलिए क्या कह रहा है, एक चीज को बढ़ाते हो तो दूसरी कम क्या हो जाती है? डिक्रीज, इसलिए इनकी वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट। फिर क्या हुआ? लेट प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस P1 टू P2, प्रेशर को चेंज कर दिया P1 से P2, वॉल्यूम को चेंज कर दिया V1 से क्या बना दिया? V2। फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, फिर से अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 क्या मिलेगा? P की जगह इस बार क्या रखोगे? P2, V की जगह क्या रखोगे? V2 विल बी इक्वल टू अगेन क्या होगा? कांस्टेंट। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया, दोबारा से कांस्टेंट होंगे ये तो, क्योंकि कांस्टेंट है प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई। अब ये कांस्टेंट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये बढ़ाया या कम किया तो ये भी चेंज होगा, चेंज होने पर दोनों की मल्टीप्लाई फिर से किसकी इक्वल आएगी? के की। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, देखिए क्या मिलेगा आपको, क्या हो जाएगा? P1 V1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 V2। ये आपके पास इक्वेशन बन गई भी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये इनिशियल कंडीशन और ये कौन सी कंडीशन है? फाइनल कंडीशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम। ये इनिशियल कंडीशन और वो कौन सी कंडीशन आ गई? फाइनल कंडीशन आ गई। ये था भी आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बारे में थोड़ी बहुत अभी तक पता चला जो भी। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। क्या कर रहे हैं भाई? ग्राफ ले रहे हैं। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में नीट में ग्राफ आए हुए हैं यहां से। इसके ग्राफ देखेंगे फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ग्राफ देखिए क्या बनाओगे, इसको मैं हटा देता हूं सब चीजों को। तो ग्राफ देखिए, हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उनसे हमें क्या पता चलेगा। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे? ये ले लिया भाई मैंने, प्रेशर और वॉल्यूम। क्या था? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज, इसको डिक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, देख सकते हो आप। मान लेते हैं मैं यहां से चला, यहां पे प्रेशर इतना है, ये 0 1 2 3 4 5 है मान लेते हैं। यहां से 1 2 3 4, ये कंसीडरेशन के लिए मान रहा हूं भाई, लिखने की जरूरत नहीं है ताकि तुम्हें समझ में आए। क्योंकि हम इससे ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलते हैं तो बढ़ती है वैल्यू, इधर चलते हैं तब भी वैल्यू बढ़ती है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के किसी के बीच में भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है ना, तो उसे हम आइसोथर्म बोलते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं? आइसोथर्म। आइसो मींस कांस्टेंट और थर्म मींस टेम्परेचर। तो व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज नोन एज आइसोथर्म। तो आपसे पूछा जा सकता है बॉयल्स लॉ में कौन सा है? आइसोथर्म का ग्राफ है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आइसोथर्म का ग्राफ कौन से लॉ में होता है? बॉयल्स लॉ में। पूछा जा सकता है अभी ये। अब देखिए यहां पे 5 एटमॉस्फेरिक था, मान लेते इस पॉइंट पे आ गया मैं। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? 2। प्रेशर डिक्रीज हुआ, लेकिन जब यहां पे थे तब वॉल्यूम देखो कितना था, तब वॉल्यूम 1 से भी नीचे था। यहां पे पहुंचने पर वॉल्यूम कितने पहुंच गए? 2 के नजदीक। देखो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। हो गया नहीं हो गया? देख सकते हो आप, प्रेशर यहां पे था, जब यहां पहुंचे तो प्रेशर इतना, 5 से 2 पे आ गया प्रेशर। जब यहां पे थे वॉल्यूम इतना था, अब यहां पे वॉल्यूम इतना हो गया। तो जैसे ही इस प्रेशर पे देखा तो वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। तो विद द डिक्रीज इन प्रेशर, इसलिए ग्राफ सही है। ओके, लेट, अब मैं मानता हूं ये जो ग्राफ है ये T1 केल्विन पे है। कितने केल्विन पे है? T1 केल्विन पे है। अब मैं क्या है, एक और ग्राफ लिया, ये ग्राफ आया, ये T2 केल्विन पे लिया और ये T3 केल्विन पे लिया। तीनों में अलग अलग है। जैसे ही हमने टेम्परेचर चेंज किया, देखो ये ग्राफ भी चेंज हो गया। क्यों? प्रेशर और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया मैंने, टेम्परेचर में चेंज किया, क्योंकि मैंने बताया था PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यही है। और कॉन्स्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया, इसलिए K की वैल्यू टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होगी। क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होगी तो P और V भी चेंज होगा, क्योंकि P और V दोनों किस पे डिपेंडेंट है? K पे डिपेंडेंट है। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट था, जैसे यहां से यहां तक गए ना, तब तक टेम्परेचर T1 था। फिर हमने टेम्परेचर को T2 किया तो ये ग्राफ ये आया।
फिर ये किया, आप कहोगे सर ये टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये टेम्परेचर तो हमें कांस्टेंट। अरे एक बार जब हम ग्राफ बनाने लगे ना तब तो हमने कोई चेंज नहीं किया ना, यहां से यहां तक आए तो कोई चेंज किया नहीं किया। तो इस ग्राफ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट T1, इस ग्राफ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट T2, इस ग्राफ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट T3। देखो ये चेंज, टेम्परेचर चेंज होने पर इनकी वैल्यू चेंज क्यों हुई? क्योंकि K किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसके चेंज होने से इन दोनों की मल्टीप्लाई चेंज हुई, इसलिए ये आपका ग्राफ भी चेंज हो गया। इसलिए कह रहा K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब आपको तीनों में से पूछता विच हैव हायर वैल्यू, T1, T2 और T3 में कौन सा टेम्परेचर सबसे हाई है? वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये आपके पास पूछने की है। देखो इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, क्या है वॉल्यूम जो होता है ना भाई, ये याद रखना, अगले लॉ में आएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? यानी कि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये बात याद रखनी पड़ेगी, तब ये ग्राफ समझ में आएगा आगे जो मैं बताने चाह रहा हूं। T1, T2 और T3 में कौन सा हाई होगा ये कैसे पता चलेगा? आपको ये पता होना चाहिए वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस लॉ ने तो क्या बताया था? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन आगे लॉ आएगा उसको मैं अभी बता रहा हूं, तभी ये ग्राफ समझ में आएगा। वॉल्यूम जो वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। मतलब किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल तेजी से भागते हैं, दूर दूर जाएंगे, तो इसलिए ये याद रखना, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर। अब मैं क्या करता हूं, तीनों में मान लेते हैं T1, T2 और T3 में कौन सा हाई है यही तो पता करना है। तो आप मान लेते हैं मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तीनों ग्राफ के लिए, प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक, और यहां से चला तो मुझे ये मिला। देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे? दोनों में से एक फैक्टर को कांस्टेंट कर दो। अब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया भाई, किसको कांस्टेंट कर दिया? प्रेशर को। और प्रेशर को कांस्टेंट मान के ये एक लाइन लगा दी, यानी कि 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वॉल्यूम पहले ग्राफ के लिए इतना है, दूसरे ग्राफ का वॉल्यूम इतना है, तीसरे ग्राफ का वॉल्यूम इतना है। जब प्रेशर कांस्टेंट किया तो मुझे ये बताओ कौन से ग्राफ का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? देख लो, इस ग्राफ 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस ग्राफ का वॉल्यूम 1 से थोड़ा सा हाई है, दूसरे वाले ग्राफ का 2 से हाई है, तीसरे वाले ग्राफ का 4 से भी हाई है। तो ये बताओ जब प्रेशर कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा इसका है, और हमें पता वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे। यानी कि जिसका वॉल्यूम हाई होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? हाई। इसका मतलब इसका वॉल्यूम सबसे हाई है तो इसका टेम्परेचर भी सबसे हाई। तो सबसे हाई टेम्परेचर T3, उससे कम T2 और उससे कम क्या होगा? T1। ऐसे ग्राफ का ये सॉल्यूशन, अभी ऐसे आप इजीली आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया क्योंकि मुझे इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन पता है, इसलिए मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं किया, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट किया। तो यहां से देखा 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहले ग्राफ का वॉल्यूम इतना है, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम T3 वाले का, और हमें पता जिसका वॉल्यूम आई होगा उसका टेम्परेचर भी आई, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये रिलेशन याद रखना, तब आपको ये बता सकते हो। ये रिलेशन वैसे भी आगे आएगी अभी आप इसी यूनिट में, तब आपको पता चल जाएगा। तो T3 विल बी ग्रेटर देन, सो लेस देन T3 ग्रेटर देन T2, T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा भाई। ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है। तो अब ये भी पता चल गया होगा कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हटा दूं, एक और ग्राफ लेते हैं भाई, ठीक है। एक और ग्राफ कौन सा लेते हैं इस बार? देखिए ग्राफ क्या लेंगे। मैंने क्या किया, इस 1/v को a मान लिया। क्या मान लिया? a इज इक्वल टू 1/v। तो p और a लिख सकता हूं। तो अब मैं ग्राफ जो प्लॉट करने जा रहा हूं p और a के बीच में, और a क्या है मेरा? 1/v, यानी कि 1/v इक्वल टू a। तो p और a, 1/v को a मान लिया, तो p और a क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इनका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होकर स्ट्रेट लाइन आएगा ही नहीं है, क्योंकि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और a क्या है? 1/v। उल्टा हो गया तो ये ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। आएगा या नहीं आएगा? हो जाएगा 1/v। लेकिन एक बात है, बॉयल्स लॉ लो प्रेशर पे वैलिड है। कितने प्रेशर पे? लो प्रेशर पे। अगर आपने हाई प्रेशर कर दिया, एट हाई प्रेशर बॉयल्स लॉ नॉट ओबे, बॉयल्स लॉ नॉट ओबे। हाई प्रेशर पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो पार्टिकल बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, इतने नजदीक आ जाएंगे गैस के पार्टिकल कि वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, और फिर हम और ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, इसलिए वहां पे जाकर आपका बॉयल्स लॉ फेल हो जाता है। तो बॉयल्स लॉ एक पर्टिकुलर पे डिपेंड करता है। तो बॉयल्स लॉ हाई प्रेशर के ऊपर बॉयल्स लॉ नॉट ओबे,
बॉयल्स लॉ, नॉट ओबे एट हाई प्रेशर। तो इसलिए जब हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस के पार्टिकल नजदीक आएंगे तो गैस डेंस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डेंसर हो जाएगी। और डेंसर जब गैस होगी तो उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी। उसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। इसलिए हम ये भी साबित करेंगे बॉयल्स लॉ के अंदर जो डेंसिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। क्यों? अरे आपने ये लिया था, ये पिस्टन से प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो ये पार्टिकल बिल्कुल नजदीक नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आएंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी किस पे डिपेंडेंट हुई? प्रेशर पे डिपेंडेंट हुई या नहीं हुई? इसलिए हम ये भी साबित करेंगे तो गैस जब डेंसर हो जाती है तो वो किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे डिपेंड करती है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। वो भी हम चेक करेंगे। तो ये हमने ग्राफ, मैंने ये मान लिया T1, ये टेम्परेचर माना T2। इन दो से ही समझ जाओ विच हैव हाई वैल्यू। आप खुद करके देखो भाई इसको, विच हैव हायर T1 और T2 में कौन सा टेम्परेचर हाई है। फिर से प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। ये लीजिए, ये 1/V है। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूं, फिर हम साबित करेंगे एंडिंग में कि प्रेशर पे ऊपर डेंसिटी डिपेंड करती है। हो गया। अब मैंने फिर से प्रेशर ये कांस्टेंट कर दिया, ये 1 2 3 0 1 2 और ये 3, मैंने 3 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। फिर से ये देखा, जब 3 एटमॉस्फेरिक पे देखा तो वॉल्यूम इतना था, ये 0 1 2 3 4, ये 4, ये और ये इतना है। देखिए जब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट किया तो T1 टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम 3 है, T2 टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम 4 है। और हमने पढ़ा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप गलती करोगे, आप कहोगे सर T2 विल बी हाई। अरे कैसे हाई होगा? इस बार 1/V है, यहां पे डायरेक्टली V नहीं है, 1/V है, 1/V है। V का उल्टा करना है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जिसका वॉल्यूम हाई होगा उसका टेम्परेचर हाई। लेकिन 1/V इसका हाई है, वॉल्यूम का उल्टा। इसका मतलब अगर यहां पे V होता ना तो T2 हाई होता, लेकिन अब उल्टा कर दिया तो कौन सा हाई हो जाएगा? T1 विल बी ग्रेटर देन T2। तो यहां पे 1/V कर दिया। अगर V होता ना तब हम कह सकते थे T2, क्योंकि इसका वॉल्यूम हाई है तो T2 हाई होगा। लेकिन हमने वॉल्यूम का इन्वर्स कर दिया तो यहां पे भी आप इन्वर्स कर दो, T1 विल बी ग्रेटर देन T2। ये था भी ग्राफ, हो जाएगा। एक लास्ट हो रहा है इसका, आप देखिए कैसे डेंसिटी जो है प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है। तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो देखिए लास्ट है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब V को इधर ले आओ, P को इधर, V इज इक्वल टू K/P कर सकते हैं अभी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। V को इधर ले आए, P को इधर, हो गया, इतना हो गया। अब हमने क्या पढ़ रखा है? एज वी नो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। होती या नहीं होती? अभी डेंसिटी वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। होता या नहीं होता है? अभी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हो गया। अब वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दो, वहां पे पुट करो तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं, क्या बन जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? K/P, K/P, K अपॉन P। P कहां पे चला जाएगा अभी? ऊपर। गया या नहीं गया? हो जाएगा। अब देखिए डेंसिटी विल बी इक्वल टू, मास को मैंने m मान लिया, बाई K इंटू में P। ये देखो डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रेशर पे डिपेंडेंट। डेंसिटी और P में डायरेक्ट का रिलेशन है। m/P को मर्ज करके एक नया कांस्टेंट बना दिया, D इज इक्वल टू K डैश और P। ये देखिए डेंसिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर। कब? जब हमने किसी गैस को लिया था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसके पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे। यहां पे पिस्टन आ गया मान लेते हैं, तो वो गैस डेंसर हो जाती है। डेंसर है तो उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी है। डेंसिटी किस पे डिपेंडेंट है? प्रेशर पे। ये देखिए ये रिलेशन है। तो डेंसिटी डिपेंड ऑन प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो ये हमने बॉयल्स लॉ से ही पढ़ा है। ये था भाई बॉयल्स लॉ। ओके, अब हम देखते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं भाई, सिंपल सा बॉयल्स लॉ के बारे में, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, फिर इकट्ठे भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हटा दो इन सबको। तो आप देखिए बॉयल्स लॉ के बारे में एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान सा न्यूमेरिकल हम बात करेंगे। ये कह रहा है ए गैस एट प्रेशर 5 एटमॉस्फेरिक विद 100 ml is compressed to 50 ml at constant temperature
व्हाट इज द न्यू प्रेशर, व्हाट इज द न्यू प्रेशर ऑफ गैस। देखो बात देखो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई गैस है 5 एटमॉस्फेरिक है और 100 ml उसका वॉल्यूम है, उसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस तो तब होगा जब प्रेशर लगाओगे। कितना कंप्रेस किया, 50 ml, उसका वॉल्यूम 50 ml कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही कौन सा लॉ लगेगा, वी नो, बॉयल्स लॉ। क्या बन जाएगा अभी, P1 V1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, P2 V2। क्या है, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है, बिल्कुल सिंपल। इनिशियल कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग में प्रेशर कितना है, P1, इनिशियल P1 5 एटमॉस्फेरिक। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 कितना है अभी 100 ml। उसके बाद फाइनल प्रेशर आपको निकालना है। जब उस गैस को कंप्रेस कर दिया तो नया प्रेशर बताओ। कंप्रेस होने के बाद उसका नया वॉल्यूम कितना है, 50 ml, नया वॉल्यूम V2 50 ml। लगा दो इस फॉर्मूले में, तो P1 की जगह 5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू P2 आपको निकालना है मल्टीप्लाई 50। तो PT विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 50। कर लो भी इसको सोल्व, कितना हो जाएगा, 10 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। ये देखिए भी बिल्कुल सिंपल सा था। इस टाइप के और जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है वो हम जितने भी ला है पढ़ने के बाद इकट्ठा कंपाइल करेंगे। इस चैप्टर के अलग अलग डिफरेंट टाइप के हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपका चैनल है MS पथेरिया, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब भी वीडियो देखते हो तो कंप्लीट देखो, आपको एक एक टॉपिक मिलेगा, कुछ भी स्किप नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।